हर कामयाब इंसान का जीवन अपनी तरह से दिलचस्प होता है, ख़ास होता है। और इस खासियत को समझने के लिए इससे बेहतर रास्ता क्या है कि उस जीवन का एक दिन हम भी बिताएं। एक दिन एक जीवन की कोशिश यही है कि किसी शख्सियत, किसी सेलिब्रिटी के जीवन का एक दिन हम आपके सामने पेश करें। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने लाएंगे बड़े से बड़े नेता, अभिनेता, कलाकार, लेखक, उद्योगपति, खिलाड़ी, जिन्होंने अपनी तरह से किसी किस्म की कामयाबी हासिल की हो। इन सब के जीवन में हम झांकने की कोशिश करेंगे एक दिन के जरिए। एच.डी. देवेगौड़ा, जन्म 18 मई सन 1933, हरदनहली गांव, डिस्ट्रिक्ट हसन, कर्नाटक। हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में ही पढ़ाई और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। सन 1953 से 62 इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ संपर्क। सन 1976 इमरजेंसी के दौरान जेल। सन 1962 और सितंबर 1996 के बीच देवेगौड़ा लगभग लगातार कर्नाटक विधानसभा के मेंबर। सन 1991 से 94 मेंबर लोकसभा। मार्च 1972 से दिसंबर 1977 काफी अरसे तक देवेगौड़ा कर्नाटक विधानसभा में ऑपोजिशन के लीडर। सन 1983 से 89 मंत्री, सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई, कर्नाटक। 11 दिसंबर 1994 से मई 1996 मुख्यमंत्री, कर्नाटक। जून 1996 यूनाइटेड फ्रंट की सरकार, कांग्रेस के सपोर्ट से देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री। एक दिन एक जीवन की कोशिश थी कि हमारे पहले प्रोग्राम में हम पेश करें भारत के प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के जीवन का एक दिन। हमने उनके संग एक दिन बिताया। लेकिन दिल्ली की राजनीति आजकल इतनी जल्दी तकदीरों को बदल देती है कि उस दिन के कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का भविष्य गर्दिश में डाल दिया। देवेगौड़ा जब 10 महीने पहले प्रधानमंत्री बने तो उनकी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में गिनती तक न थी और न ही कर्नाटक के बाहर उनको आम आदमी पहचान सकता था। उनका प्रधानमंत्री बनना एक इतना अजीब इत्तेफाक था कि राजनीतिक पंडितों में आम सहमति थी कि उनकी सरकार का कायम रहना मुश्किल होगा। ऐसा ही हुआ और ये राजनीतिक खेल कहां तक जाएगा, दिल्ली की राजनीति कब तक गर्दिश में रहेगी, कौन जाने। लेकिन आइए एक दिन बिताएं देवेगौड़ा के साथ। जब भारत के प्रधानमंत्री के जीवन की एक झलक देखनी हो एक दिन के जरिए, तो ये कहना जरूरी है कि उनके जीवन के दिन एक दूसरे जैसे नहीं होते। रोज कोई नया कार्यक्रम होता है, कोई नई समस्या सामने आती है, कोई नया उद्घाटन, कोई नई सभा, कोई नई यात्रा। प्रधानमंत्री हरदनहल्ली देवेगौड़ा मानते हैं कि एक ही चीज इन अलग अलग दिनों को जोड़ती है और वो है काम, लगातार काम। No question of resting business. How can a prime minister go and have rest as soon as he entered his koti? See, the files will be there, the visitors will be there. We have to complete this day's work by giving interview, by disposing of the pending files, and then go to bed. Some days it may be 12 o'clock, some days it may be 1 o'clock, some days it may be 1:30, some days it may be 12:30. I cannot say. वो अक्सर दिन में 17 घंटे काम करते हैं। No question of any tiredness for me. This is a normal style of function. भारत के प्रधानमंत्री के जीवन के एक दिन की मसरूफियत का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि हमें इंटरव्यू देने का वक्त उन्हें दिन के आखिर में प्लेन पर मिला। पर आइए शुरुआत से हम शुरू करें। सुबह के 9 बजे हम प्राइम मिनिस्टर के जहाज में दिल्ली से रवाना हुए।
प्रोग्राम के अनुसार हम 1 घंटे में इलाहाबाद पहुंचे, जहां हम 4 हेलीकॉप्टरों में चढ़े और हंडिया गांव के लिए उड़ान भरी। वहां प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव इंतजार कर रहे थे। हंडिया गांव भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पुराने चुनाव क्षेत्र में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से माना जाता है। आज उद्घाटन है एक महाविद्यालय का और बाद में आम सभा है, जिसमें भाषण होते हैं गरीब अमीर के अंतर के, और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है उसके अवसर परस्त होने के। भाषण देने वालों में फूलन देवी भी हैं। मेरे बहन और भाइयों, आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा अभी कल ही सांप और छछूंदर की दोस्ती हुई है। तो मेरे भाई और बहनों, ये सांप छछूंदर से आपको डरना नहीं है। तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो ये जो सत्ता की भूख है, पावर में आने की जो भूख है भारतीय जनता पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की, तो सही कहा फूलन ने, राम के नाम पर सियासत करने वाले, राजनीति करने वाले और पेरी और मेरा लगा करके राम को गाली देने वाले, ये दोनों एक हुए हैं। सांप छछूंदर कब तक एक रहेंगे, ऊपर वाला जाने। प्रधानमंत्री इस सभा को 2 संदेश देने आए हैं। एक कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ हैं और साथ रहेंगे चाहे उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बने, और दूसरा कि उनकी सरकार गरीबों और किसानों के लिए खास सोच रही है, गरीबी हटाने के लिए करोड़ों रुपए का प्रबंध कर रही है। प्राइम मिनिस्टर अंग्रेजी में बोलते हैं और उनके भाषण का अनुवाद करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह। संयुक्त मोर्चे की पूरी सरकार मुलायम सिंह यादव के पीछे है और हम मुलायम सिंह यादव के साथ जीने या मरने के लिए तैयार हैं। This year we have provided 3,300 crores for the villagers. This is the first time such a highest amount has been provided for the basic minimum services. We must complete these programs by 2008. अमर सिंह और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हरकिशन सिंह सुरजीत हमारे साथ दिल्ली से आए हैं। आम सभा खत्म होते ही प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है इब्राहिम पट्टी गांव के लिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का घर है। चंद्रशेखर के घर में आधा घंटा मिलता है लंच के लिए और फिर बाकी दिन का कार्यक्रम दोबारा शुरू। दोनों प्रधानमंत्री वर्तमान और भूतपूर्व पैदल चलकर भगवान के दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद भाषणों का दौर फिर से शुरू होता है। मैं देवेगौड़ा जी से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द आपके बीच कहें। I shall request Shri Devegowda ji to say a few words to the villagers. This was the second visit to the native place of my leader. उन्होंने अपनी ओर से आप सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में देवेगौड़ा चंद्रशेखर को अपना गुरु मानते हैं। My association with Chandrasekhar is like a family affair. I was so close to him, but we may differ in politics. He may be in another party, I may be in another party, in a different party. But my personal friendship with Chandrasekhar never hurt.
बलिया में एक और उद्घाटन है, इस दफा एक शहीद स्मारक का, एक और स्वागत, एक और आम सभा। प्रधानमंत्री का ये दिन यात्राओं और भाषणों से इतना भरा था कि इंटरव्यू देने की फुर्सत उनको सिर्फ तब मिली जब हम उनके प्लेन पे दिल्ली के लिए रवाना हुए। देवेगौड़ा बातें कम और काम ज्यादा वालों में से हैं, लेकिन जो थोड़ी सी बात उन्होंने हमसे की उससे उनकी पर्सनालिटी की कुछ झलक मिलती है। It's only political events which ultimately favored me to come to national politics. How did you feel when you became Prime Minister? There is nothing what we call any with emotions or anything. You didn't There is feel- no surprise for me. Why was there no surprise? These are all a part of the political game. But do See, you, in public life, a man must prepare to take things as it comes. And there should not be any overjoy or any depression. do you like being Prime Minister? No, when an opportunity was given to me, I must work to the satisfaction of the people. How much has your life changed since you became Prime Minister? No, there is no question of any life change. It is a question of little overwork. So when do you see your family? No, now my family is not here. They are in Bangalore. You don't see them. Now whenever I go, I stay with my children, my grandchildren. I got affection for my grandchildren. Do you miss them? After all, naturally, they are going to schools. 6 years, 8 years, 10 years, grandchildren. They can't stay with me. They are with their parents. When I go to Bangalore, then I will see it. I spend about half an hour and come back. So is that the only bad side of being Prime Minister, not having a Sure, family life? I do agree with you. I don't deny. That is the life of the Prime Minister. You can't help. See, after all, that will be reimbursed by my work. If it is going to satisfy the people of my country, that is a real reimbursement. प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत अब भी एक गरीब देश इसलिए है कि हमने गांव पे कम और शहरों पे ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा पैसा खर्चा। देश की तरक्की ये करने से कैसे हो सकती है, वो पूछते हैं जब 75% भारतीय देहातों में रहते हैं। गरीबी को वो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। I feel sad. We have done sufficient development. We have achieved, after independence, we have achieved something. I don't say the country has not made any progress, but the problems are still there. I am not going to brush aside what the efforts that has been done by the previous governments in the past. We could have done much. In case if we have properly chosen the priority areas in all these 50 years, what the investment you have made, what the achievement we have derived, if you can compare, there will be more weightage towards the urban sector. The rural sector has not done enough.
So that's why we try to find this disparity. देवेगौड़ा अक्सर अपने बारे में कहते हैं कि वो केवल एक गरीब नम्र किसान हैं, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि एक हम्बल फार्मर होने के नाते क्या उनके लिए विदेश नीति या दुनिया की समस्याओं को समझना मुश्किल है, तो वो थोड़ा बिगड़े। प्राइम मिनिस्टर, यू ऑफन कॉल योरसेल्फ अ हम्बल फार्मर। Has this been a restriction in trying to understand world affairs and international issues? That is not the real meaning. See, I come from a farming community, that's all. If the people start telling that I'm a farmer, what is there? What is the mistake? The question of solving the problems, whether relating to the external affairs or the internal problems, the Prime Minister must be capable enough to deliver goods. I would like to pose a straight question for those people who have this type of idea. An issue relating to sharing of Ganga waters for 35 years was unable to solve by our predecessors who are not coming from the humble farming community. An humble farmer does not mean he is unable to take decisions. So, the impression of some people, what you try to pose before me, is lack of understanding of the personality of the Prime Minister. You don't feel that you are at all handicapped by not understanding international issues? A person who is in public life for about more than 38 years, is it so difficult to understand the problem of the country, whether the problem relating to external affairs or the domestic areas, is it so difficult? Since you became Prime Minister, do you feel that you've been attacked too much by the press, that they attack you unnecessarily? No, I am not going to feel that the press is not cooperative. But at times, what I feel, what some of the news items which appears in the press was not based on the realities. I am not going to blame them, but what the information they get, the feedback they get, based on that. No, but for instance, they keep criticizing you for being they call you the Prime Minister of Karnataka. Does that hurt you? Why should I? The Karnataka is a part of the nation. What is the biggest difficulty of running a 13-party coalition? There is no difficulty for me. I never felt any difficulty. At all? No. You don't find that the left In is 10 months, all the decision of the government is unanimous. When you became Prime Minister, they said it won't last more than 6 months, and it's now already nearly a year. How long are you giving yourself, and why do you think you've lasted so long? Nobody fixed any time limit. Like what has happened in UP, sharing of power 6 months and 6 months. Like that in the United Front. No United Front leader tried to demarcate the timings. Only 6 months you should be here and then you should vacate. Nobody has said that. But you're dependent on a party's support from the outside, and it's not The very... parties supported from outside are the parties support are partners of the government. We work with cordial atmosphere. ताजुब की बात यह है कि देवेगौड़ा बिल्कुल बेखबर थे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की उनसे नाराजगी इस हद तक पहुंच चुकी थी कि वो अपना समर्थन वापस लेने का प्लान बना रहे थे। देश विदेश की समस्याओं में इतना उलझे हुए थे कि उनको अनुमान नहीं था कि उनका ध्यान अपनी कुर्सी की तरफ होना चाहिए था। What do you think is the biggest problem before India at the moment? Biggest problem is the poverty,
unemployment, this what is called hunger. These are the three biggest problems which we should collectively fight. And after you've traveled as a Prime Minister to other countries abroad, which country's development has impressed you the most? I have not toured all the countries. I have only visited 3 countries. That is, I went to Harare to attend G50 summit, Rome about the food summit, and Davos to attend the World Economic Forum. These are the 3 visits, and I am unable to go to most advanced countries. I have only visited one of the advanced countries was Rome, that is Italy. It is one country among the European Union. And the next one, while I had gone to Davos, I only passed through Switzerland. That is again one of the countries which is in the list of Were you impressed advanced by countries. what you saw? See, they are all progress. They have made a good progress. They have come up now economically strong, and India has got its own historic background. We have got 950 million people, largest democracy in this country with number of religion. They have to make this country economically strong or politically strong Do you think by collective and mutual cooperation and efforts. इंटरव्यू खत्म होते ही हम दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री के इस दिन के बारे में और क्या कहा जा सकता है सिवाय ये कि दिल्ली में जो सीताराम केसरी की खीर पक रही थी उसके बारे में सोचने के लिए उनको फुर्सत ही नहीं थी. Do you think your government will last a full term? No, the question is, the very approach is wrong. See, running a government for 5 years or 10 years or 15 years is not the criteria. Running the government more effectively to deliver goods and solving the problem of the common man is the criteria. That is more important.